नमस्ते जी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल क्या होते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। देखिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ता है और सरकार में अपनी सत्ता हासिल करता है। They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good। और ये एक ही पॉलिसी पे, नीतियों पर और अपने समाज के लिए जो ये कार्यक्रम बनाते हैं, इन सब का एक ही कलेक्टिव गुड्स के लिए, मतलब सामूहिक भलाई के लिए ये लोग काम करते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी ट्राइज टू कन्विंस पीपल दैट इट्स पॉलिसीज आर बेटर देन अदर पॉलिसीज। दे ट्राई टू विन इलेक्शन सो दैट दे कैन इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज। ये लोग लोगों को इस बात से कन्विंस करते हैं, इस बात के लिए मनाते हैं कि उनकी पार्टीज की जो नीतियां हैं वो दूसरी पार्टी से अच्छी हैं, और इस प्रकार से ये इलेक्शन जीतने के लिए अपनी अपनी नई नई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, नई नई नीतियों को लागू करते हैं। दस पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। इस प्रकार से पॉलिटिकल जो ये दल है, मीन्स राजनीतिक जो पार्टियां हैं, वो समाज में राजनीतिक विभाजन करती हैं। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। और पार्टीज जो हैं, दल जो हैं, वो समाज का एक भाग हैं और इसमें सपक्षीता शामिल होती है। दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर, विच पॉलिसीज इज स्पोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इज अपहोल्ड। इस प्रकार से एक पार्टी जानी जाती है कि किस लिए, किन नीतियों को ये समर्थन करती हैं और इनके इंटरेस्ट क्या हैं। पॉलिटिकल पार्टी हैज़ थ्री कंपोनेंट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तीन घटकों से मिलकर के बनती है। फर्स्टली द लीडर्स, सेकंड द एक्टिव मेंबर्स एंड थर्ड इज द फॉलोअर्स। नेता लोग, सक्रिय सदस्य और अनुयायी लोग। अ पॉलिटिकल पार्टी हैज थ्री कंपोनेंट्स। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, राजनीतिक दल जो है, वो कौन कौन से कार्य करता है। सबसे पहले इलेक्शंस, चुनाव करना। एक राजनीतिक दल का सबसे मेन जो काम होता है वो इलेक्शंस करना होता है, चुनाव करना होता है। सेकंड आता है डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज, कि जो भी सरकार के द्वारा नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों की घोषणा करना। नेक्स्ट आता है आपके पास मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन, लोगों की जो राय है उनको परिवर्तित करना। मीन्स अपनी पॉलिसीज के बारे में लोगों को जानकारी दे करके वो लोगों की जो राय होती है उसको शेप प्रोवाइड करते हैं। टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, सरकार का निर्माण करना, राजनीतिक दल बनाना और सरकार का निर्माण करना। द रोल ऑफ ऑपोजिशन, विपक्षी का रूप धारण करना, रोल प्ले करना। विपक्ष का रोल प्ले करना इट मीन्स ये है कि अगर सरकार कोई सही कार्य नहीं कर रही है तो वो उसका विरोध कर सकते हैं। पार्टी प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ, और राजनीतिक दल जो है वो कानून बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, और इस प्रकार से पार्टीज जो हैं वो लोगों को जो सरकारी मशीन होती हैं वहाँ तक और लोगों के कल्याण से संबंधित जो भी स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर करवाते हैं। नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों होती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे मतलब जहाँ पे प्रजातंत्र है, ऐसे देश में विदाउट राजनीतिक दलों के, बिना पॉलिटिकल पार्टीज के कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिकॉज विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि बिना पॉलिटिकल पार्टी के हर एक कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू पीपल अबाउट द मेजर पॉलिसी चेंजेस। और कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो लोगों से ये प्रॉमिस कर सके कि वो उनके जो नीतियां हैं वो उनके लिए बनाएगा, और जो राजनीतिक परिवर्तन करने हैं, उनकी जो नीतियों में जो चेंजेस करने हैं, वो भी तब अच्छे से नहीं हो पाएंगे। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट इट लाइफ विल रिमेन एवर अनसर्टेन। सरकार का निर्माण जरूर होगा, बट उससे जो सरकार बनेगी वो अनिश्चित समय के लिए बनाई जाएगी। Elected representative will be accountable to their respective constituencies, not for the country। अब जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, जो चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि बनाए जाते हैं, वो सिर्फ अपने ही निर्वाचन क्षेत्र के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। किसी पूरी की पूरी कंट्री के लिए ये लोग
रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव, कितने प्रकार की पार्टियां होनी चाहिए। फर्स्टली सिंगल पार्टी सिस्टम, सेकेंडली बाय पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, कोलिजन ऑफ द पार्टी एंड आइडियल पार्टी। देखिए अब पार्टीज के यहाँ पे आपको 5 टाइप्स बताए हैं, बट आपका जो चैप्टर है उसमें मेनली 4 टाइप्स की पार्टीज हैं। फर्स्टली सिंगल पार्टी सिस्टम। देखिए एक सिंगल पार्टी सिस्टम का मीन्स क्या है, ऐसी पार्टी जहाँ पर जो पावर है वो वन व्यक्ति में ही, वन पर्सन में ही एग्जिस्ट होती हैं, एक व्यक्ति में ही सारी की सारी शक्तियाँ निहित होती हैं। बाई पार्टी सिस्टम, यहाँ पे 2 पार्टीज होती हैं, 2 पार्टीज के बीच में सत्ता होती है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मीन्स है यहाँ पे मतलब अनेक ज़्यादा पार्टीज होती हैं। कोलिजन ऑफ द पार्टी, पार्टी में क्या होता है, गठबंधन सरकार होती है। और आइडल पार्टी, आदर्श पार्टीज को कहा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, भारत में पॉलिटिकल पार्टीज, फर्स्टली नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, सेकेंडली रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल। नेशनल पार्टी क्या होती है, एक राष्ट्रीय दल क्या होता है। दीज एग्जिस्ट, ऑपरेट एंड फंक्शन थ्रू आउट इंडिया। अब ये जो नेशनल पार्टी होती है पूरे के पूरे भारत में इसका अस्तित्व होता है और ये सारे के सारे कार्यों को ऑपरेट करती है, चलाती है। It should secure at least 6% valid votes at the last general election or last assembly election in 4 seats is recognized as a national party. एक नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है जिसको पूरी की पूरी असेंबली इलेक्शन में कम से कम 6% वोट्स मिलती हैं और 4 सीट्स ये जीत जाती है, इसको नेशनल पार्टी कहा जाता है। The Election Commission of India has reorganized the following parties as national parties for the election. हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो ही पार्टीज को ये पहचान देता है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है। नाउ फर्स्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC जिसको कहा जाता है, इसका जो पॉलिटिकल का निशान चिन्ह है वो आप देख रहे हैं, हैंड आपको दिखाई दे रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। द पार्टी वॉज फॉर्म्ड बिफोर इंडिपेंडेंस, दैट इज इन 1885। कांग्रेस पार्टी की स्थापना इंडिपेंडेंस मीन स्वतंत्रता से पहले 1885 में हो गई थी। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी इन इंडिया, और भारत में सबसे पुरानी पार्टी है। द पार्टी हैज़ प्लेड अ डोमिनेटेड रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स। और इस पार्टी ने मतलब जो ये हमारी पार्टी है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है और काफ़ी समय तक, काफ़ी डिकेड्स तक, दशकों तक ये राष्ट्रीय और नेशनल पार्टी के रूप में रही है। इट एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी मेंबर इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2008। और 2008 में जो इलेक्शंस हुए थे उनमें, लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए थे उनमें सबसे बड़ी पार्टी बन करके सामने आई थी। नाउ आइडियोलॉजीज ऑफ द कांग्रेस, अब ये जो पार्टी है इसकी क्या विचारधारा थी। इट इज सेंट्रिक पार्टी, नाइदर राइटिस्ट और नॉर लेफ्टिस्ट इट इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। अब ये जो पार्टी है इसके जो विचार हैं वो ओरिएंटेशन है, मीन्स प्राच्यवादी हैं। द पार्टी सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस। अब ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आर्थिक सुधार चाहती है, परंतु इसके साथ जो ह्यूमन फेस है, मानव जो है वो भी इसके साथ होना चाहिए। द पार्टी हैज़ फुल फेथ इन सेक्युलरिज्म, और इस पार्टी का धर्मनिरपेक्ष में पूरा विश्वास है। द पार्टी एम एट द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड मिनिॉरिटी, और ये जो पार्टी है ये वीकर सेक्शन के और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करती है। नाउ भारतीय जनता पार्टी, BJP, भारतीय जनता पार्टी, इसका निशान चिन्ह आप देख सकते हो, लोटस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। द पार्टी हैज़ फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द भारतीय जनता संघ। अब यहाँ पे ये जो पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी, 1980 में इसका निर्माण हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी और इसको रिवाइव किया गया, इसको पुनर्निर्मित किया गया भारतीय जनसंघ के स्थान पर। नाउ आइडियोलॉजीज ऑफ द बीजेपी की क्या विचारधारा थी। द पार्टी वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज। ये पार्टी जो है देश को एक मॉडर्न, आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहती है। भारत का जो प्राचीन कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनसे प्रेरणा लेके कल्चरल नेशनलिज्म ऑफ
और हिंदुत्व इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कॉन्सेप्शन ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड पॉलिटिक्स। और इनके ये मतलब इनकी जो आइडियोलॉजी है उसमें कल्चरल नेशनलिज्म एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है वो एक महत्वपूर्ण घटक है इन इट्स कॉन्सेप्शन ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड पॉलिटिक्स। इनकी राजनीति में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दे वॉन्ट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। और ये क्या चाहती है, ये जो पार्टी है जम्मू और कश्मीर का पूरी तरह से भारत के साथ इंटीग्रेशन एकीकरण करना चाहती है, उसको भारत के साथ मिलाना चाहती है। नाउ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, द पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1964। आप इसका साइन देख सकते हो, ठीक है। 1964 में ये पार्टी बनाई गई थी, मार्क्सिस्ट CPIM। अब इसकी आइडियोलॉजी क्या है CPIM की? द पार्टी बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिज्म। द पार्टी सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म। अब ये जो पार्टी है ये मार्क्सवादी और लेनिनवाद की में विश्वास करती है, और ये समाजवाद सोशलिज्म का मीन्स होता है समाजवाद, और सेकुलरिज्म का मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मीन्स एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पे कोई भी धर्म सुपीरियर नहीं होता, सारे के सारे जो धर्म है वो समान माने जाते हैं। और प्रजातंत्र, इसके अलावा डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में ये जो पार्टी है उसका समर्थन करती है। और अपोज करती है इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद का, और कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता का। ये जो पार्टी है CPI उसका विरोध करती है। द पार्टी कॉन्सेप्ट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। और पार्टी की धारणा क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्शन कराए जाने चाहिए वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने चाहिए, जो कि हेल्पफुल भी हों और यूजफुल भी हों, और जिससे कि सोशल इकोनॉमिक्स न्याय जो है भारत में इस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। द पार्टी इज क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलो द फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। और ये पार्टी उस नई आर्थिक नीति का विरोध करती है, उसकी आलोचना करती है, जिसके अनुसार जो नई चीज़ें हैं और जो नई वस्तुएं हैं पूंजी, उनसे देश में फ्री उसका आना जाना होता है, ठीक है। Now Bahujan Samaj Party BSP, the party was formed in 1984 under the leadership of कांशी राम। ये आपको पार्टी का साइन भी दिख रहा है यहाँ पे, BSP का सिंबल यहाँ पे है एलिफेंट, ठीक है। और ये जो पार्टी है कांशी राम जी की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था 1984 में। अब इसकी आइडियोलॉजी देख लेते हैं क्या है। The party seeks to represent and secure power for the Bahujan Samaj, which includes the Dalits, the Adivasis and OBCs and other religious minorities. अब ये जो पार्टी है ये बहुजन समाज, जिसमें कि दलित लोगों को, आदिवासियों को, OBCs को और दूसरे जो धार्मिक मिनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको इस पार्टी में शामिल किया गया है और उनकी सुरक्षा करना इस पार्टी का मेन मोटिव है। The party inspirations from the ideas and teachings of साहू महाराज, महात्मा फुले, BR अम्बेडकर एटसेट्रा। अब ये पार्टी जो है प्रेरणा किस किस से लेती है, किस किस से शिक्षा इन्होंने ली है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास बन गया है। साहू महाराज, महात्मा फुले, BR अम्बेडकर एटसेट्रा, ठीक है, इन लोगों से इन्होंने आइडियाज़ लिए हैं। और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी किस किस को शामिल किया गया है ये भी आप देख लीजिएगा। दलित्स हैं, आदिवासीज हैं और OBCs हैं, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। स्टैंड्स फॉर द कोज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस। और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जितने भी दलित लोग हैं उनके कल्याण के लिए, और जो भी दलित वर्ग है उनके कल्याण के लिए कार्य करना। नाउ नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP, ठीक है जी, NCP। द पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1919। हर एक पार्टी का टाइमिंग जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी पार्टी कब बनी है, ठीक है जी। द पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1919 फॉलोइंग अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। और इस पार्टी का जो स्थापना हुई थी वो कांग्रेस के साथ मिलने के बाद हुई थी।
The party auspices democracy, Gandhian secularism, equality etc. It is the major party in Maharashtra. महाराष्ट्र की एक मेन पार्टी है और जहाँ इस पार्टी की में डेमोक्रेसी को गांधी की जो धर्मनिरपेक्ष से संबंधित विचार हैं उनको शामिल किया गया है और महाराष्ट्र की एक मेजर पार्टी है। नाउ रीजनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। रीजनल पार्टीज क्या होती हैं? क्षेत्रीय पार्टियां या राज्य स्तरीय पार्टियां इसको यहाँ पे कहा। द पार्टी विच ओरिजिनेटेड इन अ पर्टिकुलर रीजन और स्टेट एंड वर्क फॉर इट एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, एक ऐसी पार्टी जो एक विशेष क्षेत्र में या एक ही स्टेट में जो बनाई जाती है, जिसका उदय हुआ है ये भी कह सकते हैं, और वहीं पे काम करती है और वहाँ के जो लोग हैं उसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय राजनीतिक दल वहाँ उसको कहा जाता है। अ पार्टी दैट सिक्योर एट लीस्ट, आपको ये भी पता होना चाहिए कितनी सीट्स इसको चाहिए और कहाँ पे चाहिए, 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उनमें कम से कम 6% वोट्स इसको चाहिए होती है एंड विंस एट लीस्ट 2 सीट्स, और कम से कम 2 सीटों पर इसको जीतना होता है। ठीक है, नेशनल पार्टी बनने के लिए 4 सीट्स पे जीतना होता है। अगर नेशनल पार्टी बनानी है तो उसको 4 सीट्स पे जीतना होता है और एक रीजनल पार्टी बनाने के लिए उसको 2 सीट्स पे जीतना होता है और दोनों में ही 6% वोट्स इसको चाहिए होती हैं। रीजनल पार्टी के लिए नेशनल असेंबली के इलेक्शंस में जीतना होता है। दीज एग्जिस्ट, ऑपरेट एंड फंक्शन एट द रीजनल लेवल, और ये जो पार्टी है अपने क्षेत्रीय लेवल पे ही, स्तर पर ही पूरे के पूरे कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल कौन सा है? अकाली दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा एटसेट्रा। अकाली दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक्सेट्रा, काफ़ी सारी रीजनल पार्टीज हैं, उनको आप अपने बुक में देख लीजिएगा। नाउ चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? फर्स्टली लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस एंड द वोटर्स। देखिए, अब लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मीन्स क्या होता है? आंतरिक प्रजातंत्र का अभाव। ठीक है जी। डेमोक्रेसी का मीन्स क्या होता है? देखिए, सभी लोगों को समान राइट दिए जाते हैं, परंतु यहाँ पे क्या होता है, कोई भी जो मेजर डिसीजन लिया जाता है वो मेन लीडर्स के द्वारा ले लिया जाता है। इस कारण से यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक प्रजातंत्र का अभाव होता है। नंबर 2 पे आ जाएगा आपका डायनेस्टिक सक्सेशन, वो उत्तराधिकारी, वंशानुगत उत्तराधिकारी। देखिए, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई लीडर नेता है तो आगे उसका बेटा ही नेता बनता है, किसी और व्यक्ति को चांस यहाँ पे नहीं दिया जाता। नेक्स्ट आपके पास आता है मनी एंड मसल पावर। यहाँ पे क्या है कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा से ज़्यादा धन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति होती है वो ही पॉलिटिकल पार्टी में आगे आ सकता है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, चुनावों में भाग ले सकता है। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस द वोटर। अब जितने भी वोटर्स होते हैं उनके पास मीनिंगफुल चॉइस मतलब विकल्पों की कमी होती है, उनके पास चॉइस नहीं होती कि मान लीजिए अगर वो किसी व्यक्ति को चेंज करना चाहते हैं तो उनके पास चॉइस कम होती है। हाउ कैन बी पार्टीज रिफॉर्म्ड। अब पार्टीज को कैसे सुधारा जा सकता है? कौन कौन से फंक्शन है? ये सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लो। एंटी डिफेक्शन लो का मीन्स क्या होता है? इसको बोला जाता है दल बदल कानून। ठीक है जी, इसको बोला जाता है दल बदल कानून, यहाँ पे इसको बोला जाता है दल बदल कानून, इसको बोला जाता है। MLAs और MPs कैन नॉट चेंज देयर पार्टीज आफ्टर द इलेक्शन। दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर फॉर कैश रिवार्ड्स। देखिए, दल बदल कानून के अनुसार क्या है कि एक बार MLA और MP जो हैं वो अपनी पार्टीज को बदल नहीं सकते हैं, और ये इस वजह से किया गया क्योंकि कई बार क्या होता था कि ये जो MLA जो मिनिस्टर हैं वो या तो कैश के लालच में, नगदी के रूप में, या मिनिस्टर बनने के चक्कर में ये लोग जो थे वो अपनी पार्टी को चेंज कर देते थे, बदल देते थे। नंबर 2 यहाँ पे दिया है आपको एफिडेविट। एफिडेविट में क्या होता है? एफिडेविट, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। अब सरकार ने क्या किया कि इलेक्शन में एक कानून बनाया जिसके अकॉर्डिंग जो मनी है और जो क्रिमिनल्स हैं उनके प्रभाव को कम किया है। नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम हर।
देखिए अब सरकार ने ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसने ये सबके जो भी कैंडिडेट हैं उन सब के लिए कंपलसरी कर दिया है कि एफिडेविट उनको दिया जाता है, जिसमें उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स होती हैं, जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, और जो भी क्रिमिनल केसेस उनके अगेंस्ट पेंडिंग है, मतलब उनके ऊपर कोई अपराधी केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी पड़ती है। बट देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक इट इफ़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज़ ट्रू और नॉट। परंतु यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे ये चेक किया जा सके कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही है या गलत हैं। नाउ स्टेप्स टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन। देखिए भारत में जो भी चुनाव के कार्य किए जाते हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका जो अपॉइंटमेंट की जाती है, उसकी जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इलेक्शन कमीशन क्या क्या कदम उठाता है? The Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational election and file their income tax return. अब इलेक्शन कमीशन ने एक कानून पास किया है जिसके अकॉर्डिंग जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको अपने जो इलेक्शंस कराने हैं वो अपने संगठन में कराने हैं, और जो भी उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स हैं वो भी भरी होनी चाहिए। नाउ प्रपोजल फॉर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। अब सुधार करने के लिए, चुनावी सुधार करने के लिए क्या क्या प्रपोजल हैं? प्रोविजंस ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस मतलब चुनाव के लिए राज्य के फंड का प्रावधान। मैनी पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट विद द पर्पस टू चेक द मिसयूज ऑफ मनी पावर प्रोविजंस ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन शुड बी मेड। काफ़ी लोगों की राय में ये है कि ये देखने के लिए कि जो मनी है, धन है, उसमें मनी का दुरुपयोग नहीं हो रहा, ये चेक करने के लिए इलेक्शन स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा स्टेट फंडिंग का निर्माण किया जाना चाहिए। और चेक ऑन द मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी। अब ऑफिशियल मशीनरी जो है उसका मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको चेक करने के लिए द इलेक्शन कमीशन हैज़ गिवन द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन कमीशन को निम्नलिखित संहिताएं दी गई हैं। द इलेक्शन शुड बी हेल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट। के इलेक्शन जो हैं वो सरकार के सुपरविजन में होने चाहिए, सरकार के पर्यवेक्षण में होने चाहिए। द मिनिस्टर शुड नॉट बी अलाउड टेक पार्ट इन द फंक्शंस अरेंज्ड विद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जितने भी मिनिस्टर होते हैं, जो भी नेता लोग होते हैं, उनको सरकारी खर्चे के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए कोई भी परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। द मिनिस्टर शुड नॉट बी अलाउड टू यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल। और ना ही इन लोगों को सरकार के जो वाहन हैं उनका उपयोग करने की परमिशन दी जानी चाहिए। प्रोविज़न टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कैंडिडेट। अब इसमें एक प्रोविज़न बनाया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो संख्या है वो भी कम से कम होनी चाहिए। इट इज़ कॉमनली सीन that the large number of candidates contest election and sometimes their number cross hundreds which becomes a headache for the electoral officer। देखिए कॉमनली ये देखा जाता है, सामान्य रूप से देखा जाता है कि चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं कभी कभार उनकी संख्या हजारों में पहुंच जाती है, सैकड़ों में पहुंच जाती है, जो कि चुनावी अधिकारी जो होते हैं उनके लिए एक हेडेक बन जाती है, सिर दर्द उनके लिए बन जाती है। सो एफर्ट शुड मेक टू डिस्करेज नॉन सीरियस कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो इस प्रकार से ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे जो कैंडिडेट इलेक्शंस के प्रति सीरियस नहीं हैं उनको निरुत्साहित किया जाना चाहिए। प्रॉपर प्रोविज़न ऑफ वोटर्स लिस्ट। वोटर लिस्ट जो है उसका प्रॉपर प्रोविज़न होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से नियमित रूप से उसको तैयार किया जाना चाहिए। द वोटर लिस्ट शुड बी रिवाइज्ड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड नेम ऑफ द डेड और बग्स voter should be deleted from the list and names of the new eligible voter be included in these lists। अब देखिए वोटर लिस्ट में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति, मतलब इनका रेगुलर नियमित रूप से इनको वोटर लिस्ट को दोबारा से निर्माण किया जाना चाहिए, और जो व्यक्ति मर चुके हैं और जो गलत नाम चढ़ाए हुए हैं वोटर्स के, उनको इस लिस्ट में से हटा करके जो एलिजिबल हैं, जो योग्य वोटर्स हैं, उनके नाम इस लिस्ट में ऐड किए जाने चाहिए। Thank you. This is all about this chapter. Have a nice day.